हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th CET के जो क्वेश्चंस हैं अपने 12th CET के क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, ठीक, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, इन द गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हमको, ठीक है। इस सेल के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हम लोग लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं और राइट साइड में क्या होता है अपना कैथोड होता है। ठीक, एनोड पे क्या होता है अपना ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अपना I2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है I- में। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन होगा। I- क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा किसमें I2 में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करेगा। ठीक है, और वहीं पर जो अपना Fe+3 रहेगा वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। ठीक, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो I- क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है I2 में, और कैथोड पे क्या हो रहा है जो अपना Fe+3 है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। ठीक है, तो ये आपका एनोड रिएक्शन हो रहा है और ये आपका कैथोड रिएक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड इज इनकरेक्ट एंड सेल विल नॉट वर्क। तो यहाँ पे ये सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I- इक्वल टू 1 मोलर इज सफिशियंट फॉर द ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। यहाँ पे जो प्रेशर है एंड यहाँ पे प्रेशर जो है अपना I2 का, प्रेशर ऑफ I2 आल्सो शुड बी 1 बार, तब जाके ई सेल इक्वल टू होगा ई नॉट सेल। ठीक है, सी बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो सेल रिप्रेजेंट दिया गया है सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो I- है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है टू I2 में, और ये Fe+3 इज गेट रिड्यूस टू Fe+2 में। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग नॉन मेटल्स एज ए कंस्टिट्यूएंट इन इट। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो स्टील होता है, ठीक है, इसमें आयरन के साथ साथ अपना क्या होता है स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग कार्बन एलिमेंट का भी यूज करते हैं, जो कि क्या होता है नॉन मेटल होता है। क्या होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, इस तरीके से बी वाला ऑप्शन क्या होगा कन्वर्ट होता है, जिसमें अपना कार्बन एज ए नॉन मेटल भी हम लोग यूज करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्टील। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें मटेरियल मिक्स होते हैं। ठीक, स्टील में एक होता है अपना स्टेनलेस स्टील। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि व्हेन प्लेटिनम मेटल रिएक्ट विथ एक्वा रिजिया कॉम्प्लेक्स पी, कंटेनिंग प्लेटिनम इज फॉर्म्ड with other product, so what is the shape of P। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लेटिनम कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसमें पूछ रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा। तो यहाँ पे एक्वा रिजिया के साथ जब रिएक्शन करेगा प्लेटिनम तो बनाता है, यहाँ पे बनता है अपना प्लेटिनम कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स क्या बनता है P, इसको हम लोग P बोलेंगे। ये होता है अपना PtCl6 2-। ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जब प्लेटिनम का रिएक्शन कराते हैं एक्वा रिजिया के साथ। ठीक है, और ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो अपना प्लेटिनम होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको x मान लीजिए -6 इक्वल टू में -2। यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा +4। तो प्लेटिनम यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है। और वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अपना 6 है।
तो जब प्लेटिनम किस में होता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर क्या होगा अपना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। ठीक, सो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम +2 आयन का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, GD। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 64। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जिनॉन 4f7 5d1 एंड 6s2। ठीक है, सो इसमें से गैडोलिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बन जाएगा गैडोलिनियम +2 आयन। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4f7 5d1 एंड 6s0। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम +2 आयन का। ठीक, सो इस तरीके से अपना यहाँ पे देखिए 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक, सो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाय। सो आपको यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू में क्या होता है, आई इंटू में केबी इंटू में मोलैलिटी एम। ठीक है, सो आई इंटू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टीबी। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। सो यहां पर जितना ज्यादा वैल्यू होगा, हायर द वैल्यू ऑफ आई इंटू एम, हायर विल बी बॉइलिंग पॉइंट, विल बी उतना ही ज्यादा होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चेक करते हैं किसमें आई इंटू एम का वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओके, तो पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पर आई इंटू एम का वैल्यू कितना आएगा, यूरिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो 1, आई का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना है 0.05, कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। दूसरा निकालते हैं आई इंटू एम का वैल्यू। तो यहाँ पर कितने आयंस होंगे, यहाँ पर 3 आयंस होंगे, तो 3 इंटू में 0.02 हो जाएगा मोलैलिटी, तो ये कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। अगला ग्लूकोज है, तो इसमें आई इंटू एम का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 इंटू में ग्लूकोज क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 हो जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा 0.01। और अगला कौन सा है अपना KNO3 है, सो इसका आई इंटू एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1 इंटू में के का वैल्यू, KNO3 का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, 2 आयंस होंगे तो 2, कितना आ जाएगा 0.2। तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगा आई इंटू एम का किस वाले में हो जाएगा, डी वाले में। सो डी वाले में क्या होगा, हाईएस्ट हमको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या पूछ रहा था, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, तो इस तरीके से आई इंटू एम का वैल्यू मैक्सिमम है इसमें, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाले में सबसे हाईएस्ट हमको बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच। तो इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच है उसको बताना है। तो पहला बोल रहा है कि फास्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO2। तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अपना फास्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO3, जिसको हम लोग आर्थोफास्फोरस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सो हाइपोफास्फोरस एसिड फार्मूला हो जाएगा H4P2O6, N2O5 सॉलिड में एग्जिस्ट करता है और N2O3 ब्लू सॉलिड होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकरेक्टली मैच है। ठीक है,
अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे चेक करते हैं कि ऐसा स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और जिसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सो इसमें हमसे पूछा है कि पैरामैग्नेटिक नेचर किसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अपना गैडोलिनियम +3 होता है, अगर मैं गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, जिनॉन 4f7 5d1 एंड 6s2। ठीक है, सो गैडोलिनियम अगर मैं +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा अपना 4f7 डी से और 5d से और 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा वैकेंट हो जाएगा 5d 0 एंड 6s 0। तो अपना जो f ऑर्बिटल होगा इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर जो गैडोलिनियम +3 होता है ये क्या होता है, अपना पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 टू 50। सो इन 2 × 10⁴ सेकेंड में, तो पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है पर सेकेंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टाइम टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2.303, टाइम कितना दिया हुआ है 2 × 10⁴ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 800 डिवाइड बाई 50। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई 4 × 10⁴, और ये अपना आ जाएगा लॉग 16। ओके, सो यहाँ पे अपना 2.303 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2⁴ इंटू में लॉग 16 का वैल्यू होता है 1.206, कितना होता है यहाँ पे 204। ठीक है, लॉग 16 का वैल्यू। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू अपना आता है 1.386 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना रेट कांस्टेंट पर सेकेंड में, ठीक है, सो ये अपना हो जाएगा रेट कांस्टेंट। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड CH3COO NaR 126.4 and 425.9 and 91.0 S cm square Simon centimeter square and per mole respectively. So lambda naught m for the CH3 COOH will be क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COOH। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो लिखेंगे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस में हो जाएगा अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ओके, सो कल यहाँ वैल्यू रख देते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो CH3 COONA का कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 91, कितना दिया हुआ है 91.0। ठीक, और वहीं पर HCl का कितना दिया हुआ है अपना 4 to 5.9। ठीक है, एंड वहीं पर अपना NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है 126.0।
ठीक है। सो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इसका एसिटिक एसिड का। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 390.5, ठीक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, सो ये अपना आ जाएगा वैल्यू किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड COOH। ओके, सो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, तो किसमें हाईएस्ट होगा ये हमसे पूछ रहा है। सो यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू में आई क्वांटा फैक्टर आई इंटू में मोलरिटी इंटू में KF। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्वांटा फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटा फैक्टर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका आई का वैल्यू सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे पहले वाले अगर हम लोग बात करें, सो इसके लिए आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 2 आयंस होंगे, एक होगा अमोनियम आयन और यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस, तो यहाँ पे 2 आयंस होंगे तो आई का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। इसमें कितने आयंस देखने को मिलेंगे, एक कैल्शियम का और 2 नाइट्रेट आयन होंगे, तो टोटल आयन 3 होंगे, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगा। इसमें टोटल 4 आयंस होंगे, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 क्वांटा फैक्टर, और इसमें आई की वैल्यू कितना होगा, ये अपना क्या है ग्लूकोज है जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो यहाँ पर इसके लिए आई की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सो इस तरीके से सबसे लोवेस्ट जो अपना लोवेस्ट आएगा अपना आई की वैल्यू किसके लिए, ग्लूकोज के लिए आएगा। सो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, डी वाले ऑप्शन में जो ग्लूकोज होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो देखना है। तो बोल रहा है कि एवरी बायोमोलिकुलर कोलिजन्स डज नॉट रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है कि सभी कोलिजन्स जो होते हैं, सभी बायोमोलिकुलर जो कोलिजन्स होते हैं उससे रिजल्ट में मतलब केमिकल फॉर्मेशन का, केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन में ही क्या होता है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो वहां पर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, तभी जाकर इफेक्टिव कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि कोलिजन थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो यहाँ पर प्राइमरली जो अपना कोलिजन थ्योरी होता है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जैसे स्यूडो मोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू पी ZAB e के पावर माइनस EA/RT, वेयर ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड P इज द स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला बोल रहा है कोलिजन थ्योरी अज्यूम्ड मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर। तो कोलिजन थ्योरी में हम लोग मॉलिक्यूल्स को एज ए हार्ड स्फीयर कंसीडर करके चलते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना इनकरेक्ट है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा नॉट करेक्ट होगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो अगला क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है NH/2π। सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N5H/2π। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम। सो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, 5H/2π। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल कंपोज्ड ऑफ द टू
कैथोड इलेक्ट्रोड इज यहाँ पर 218 मिली वोल्ट दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो बोल रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द एनोड इज इमर्स्ड इफ द कैथोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 3। सो यहाँ पे सॉल्यूशन है कैथोड के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें H+ आयन प्रेजेंट है। सो कैथोड पे यहाँ पर जो पीएच है वो क्या है अपना 3 है, ठीक है। और वहीं पर दूसरे साइड H+ में जो एनोड है और इसका जो पीएच है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा जो अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है और इसका पीएच हमको निकालना है क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अपना ई सेल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस में क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 1 और क्या हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एनोड, ए बोले तो एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ऑफ कैथोड, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ई सेल क्या हो जाएगी, नॉट सेल 0 हो जाएगा माइनस 0.059 डिवाइड यहाँ पे 59। सो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएच ऑफ एनोड माइनस में पीएच ऑफ कैथोड, ओके। सो यहाँ पे ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है मिली वोल्ट में है तो इसको वोल्ट में कितना हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा, ये अपना यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना वैल्यू कितना आ जाएगा 0.218 वोल्ट हो जाएगा और ये 0.059, ठीक है। ये अपना पीएच ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कैथोड का, पीएच ऑफ एनोड माइनस में कैथोड का कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, ओके। सो इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को, ओके। सो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा पीएच ऑफ एनोड माइनस में 3 और ये हो जाएगा 0.218 डिवाइड बाई 0.059, ओके। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपना आता है 3.7, ओके। सो यहाँ से पीएच ऑफ एनोड आ जाएगा अपना 3 प्लस में 3.7 कितना आ जाएगा 6.7, ठीक है। तो एनोड का जो पीएच होगा वो कितना आएगा 6.7 आ जाएगा, ओके। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कोबाल्ट Fe6 3 माइनस। सो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x -3 इक्वल टू में -3 तो x इक्वल टू कितना आएगा +3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट +3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3D, यहाँ पे हो जाएगा 3D6 एंड 4s0। सो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। सो ये अपना हो जाएगा d ऑर्बिटल, ओके। ये हो जाएगा अपना s, ये हो जाएगा अपना p ऑर्बिटल और यहाँ पे हो जाएगा अपना d ऑर्बिटल, ओके। सो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं d में, अपने 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 3D है, ये अपना 4s है, ये अपना 4p है और ये अपना 4d ऑर्बिटल है, 4d सबसेल। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो अपना फ्लोरीन है लिगेंड में जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो अपना 4s ऑर्बिटल होगा 4p ऑर्बिटल होगा और 4d कितने हैं यहाँ पे लिगेंड है 6। सो यहाँ पर फ्लोरीन का इस तरीके से डोनेशन हो जाएगा इस ऑर्बिटल्स में, ठीक। सो यहाँ पे एक S 3p और 2d तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अपना कोई पेयरिंग हो नहीं रहा है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बाहर वाला अपना डी यूज हो रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। सो इसमें क्या बोल रहा है, पहले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक। तो पहला बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। पहला बोल रहा है कि इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सही है। बोल रहा है सेंट्रल मेटल आयन हैज द sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। बोला है कोबाल्ट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन होगा ये अपना इनकरेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इंक्लूड द प्लाटिंग आयरन विथ। तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, जिंक कोटिंग करते हैं टू प्रिवेंट, जिंक कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक मेटल का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है एंड रिस्पेक्टिवली। तो कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं अपना CONH3 का ट्वाइस, OX ट्वाइस -1, ठीक है। सो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो इसको x मान लेते हैं और इसका कितना होगा, 0 होगा अमोनिया का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू में -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -1। सो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा +4 -1, 4 -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। और वहीं पर अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है 2 और ये डाइडेंटेड लिगेंड है अपना, बाइडेंटेड लिगेंड है OX, ठीक है। सो इस तरीके से ऑक्सीलेटो और अमोनिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा अपना 6। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, +3 एंड +6। सो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द टू सॉल्यूशन ऑफ pH = 3 एंड pH = 2 सो आर कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। तो पूछ रहा है EMF ऑफ द रिजल्टिंग सेल कितना हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ई सेल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, सो ये हो जाएगा 0.591 pH2 माइनस में pH1। ओके, तो वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर pH2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस में pH1 का वैल्यू कितना है 3। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना 0.0, यहाँ पर जो वैल्यू होगा 0.0591 होगा, ठीक, 0.0591, यहाँ पे भी 0.0591। सो 0.0591 इंटू में 3। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपना वैल्यू आता है 0.177 वोल्ट, ठीक है। सो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल सेम। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं, पहला पेयर Fe+2 है, ठीक है, तो इसका निकालेंगे। सो ये हो जाएगा आर्गन और 4F 3D6 4S0। और वहीं पर बात करें कोबाल्ट +1 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, तो ये हो जाएगा 3D7 और 4S1। तो पहला वाला नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा चेक करते हैं क्रोमियम +1 का। सो यहाँ पर आर्गन ये हो जाएगा 3D5
और 4s0, ठीक है। वहीं पे मैग्नीज +2 की बात करें तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है। सो इस तरीके से ये दोनों पेयर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है। सो बोला है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ फॉर एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +3 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो अपना लैम्डा होता है वेवलेंथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के। तो जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना कम होगा वेवलेंथ। सो यहाँ पे ये होगा डेल्टा नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होगा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, सो जितना ज्यादा हायर वैल्यू होगा, हायर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, लोअर होगा उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ उसका उतना ही कम होगा, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ होगा वो विजिबल रीजन में वो उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता है, वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिगेंड्स दिए गए हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इथिलीन डायमीन EN, और उसके बाद NH3, और सबसे कम होता है H2O। तो यहाँ पर ये अपना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। सो इस तरीके से जो इथिलीन डायमीन होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और H2O जो होता है वीकर लिगेंड होता है। सो इस तरीके से जितना वीकर लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतना कम होगा, वेवलेंथ का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। सो इस तरीके से H2O वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना अमोनिया का होगा, एमीन का, और सबसे कम होगा इथिलीन डायमीन का। सो सबसे ज्यादा H2O का कॉम्प्लेक्स, उसके बाद NH3 का कॉम्प्लेक्स, और सबसे कम हो जाएगा इथिलीन डायमीन का कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वीकर लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग वैल्यू क्या होगा, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग वैल्यू कम होगा, तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा। सो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन है अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेट आउट ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ वाटर टू -18.6 डिग्री सेल्सियस विल बी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग कि मास ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू में क्या होता है, मोलालिटी, M इंटू में क्या होता है KF। तो मोलालिटी को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, W2 डिवाइड बाई M1 इंटू में क्या होगा 1000 डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे M2 होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इंटू में क्या हो जाएगा KF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, W1 इन ग्राम। सो ये हो जाएगा W2 इंटू में 1000 इंटू में KF डिवाइड बाई क्या हो जाएगा M2 इंटू में डेल्टा TF। ओके, सो W2 जो अपना सॉल्यूट है उसका दिया हुआ है, गिवन मास कितना है 100 ग्राम, इंटू में 1000 इंटू में KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा, दिया हुआ है यहाँ पर 62। ओके, और डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिप्रेशन यहाँ पे हो रहा है -18.6, तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 18.6 लेंगे, ठीक है।
सो इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आता है 161.3 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर है कितना है, वो टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर अपना कितना है 200 ग्राम है। तो आइस सेपरेटेड कितना हो जाएगा, आइस सेपरेटेड, तो 200 में से माइनस कर देंगे हम लोग 161.3 ग्राम। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा और ये अपना निकल के आता है 38.7 ग्राम। कितना आ जाएगा, 38.7 ग्राम। ठीक है, सो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ प्लैटिनम और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 78। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको जोड़ के भी निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर। ठीक है, बाकी यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जेनॉन 4f14 5d 9 एंड 6s1। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा प्लैटिनम का। ओके, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर टेंड टू इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। सो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हायर होगा चार्ज बाई साइज का रेशियो बोले तो चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, हाई होगा, मेटल जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको इंक्रीज करना है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स का, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी हाई होना चाहिए मेटल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर XeF6 का रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग CSF के साथ, तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का सीजियम फ्लोराइड के साथ, तो ये बनाता है अपना सीजियम XeF7। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन बिलोंग्स टू द नाइट्रोजन फैमिली। सो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है ये कार्बन फैमिली में बिलोंग करता है। कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से। ओके, अगला बोल रहा है कि सो ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा बोल रहा है कि क्रिप्टन इज प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले कौन सा होता है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन होता है। तो ये ग्रुप नंबर 1 का होता है, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ये ग्रुप नंबर 4। तो इस तरीके से सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्रिप्टॉन जो होता है वो पीरियड नंबर, सॉरी ये पीरियड नंबर है, ये अपना पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4। सो यहाँ पर जो अपना क्रिप्टॉन होता है ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, सो अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे कम होगा वो पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर होगा H2O, फिर उसके बाद H2S आता है, उसके बाद आता है अपना, उसके बाद आता है H2Se और उसके बाद आता है H2TE। सो ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है सब, और इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स है। ठीक, सो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बट H2O का क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इसका H2S का क्या होता है, लोवेस्ट होता है, इसका क्या होता है, लोवेस्ट होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो इस तरीके से जो H2S होता है इसका सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे मिनिमम पूछा है तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सो इसमें बोल रहा है कि द केमिकल रिएक्शन O3 कन्वर्टिंग टू O2 प्रोसीड्स एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सो पहला स्टेप जो है फास्ट है, दूसरा स्टेप क्या है, स्लो है। तो स्लो स्टेप का हम रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। ठीक है, सो यहाँ पे जो O है अपना, ठीक, यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका के इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो इसका के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। सो यहाँ से हम लोग इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू में के इक्विलिब्रियम, ठीक, और ये अपना आ जाएगा O3, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक, सो यहाँ से अपना न्यू कांस्टेंट, इसको मैं के ही लिख देता हूँ, ये अपना रेट कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 के पावर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर -1। सो ये आ जाएगा अपना रेट ला एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट जो था उसको हमको रिमूव करना होगा फ्रॉम रेट ला एक्सप्रेशन से, तो रिमूव करने के बाद ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट ला का। ठीक है, सो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, के बी और के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर सही है वो हमको बताना है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि ये आपका इसमें जो फॉर्मूला है के बी का, के बी इक्वल टू में आर टी बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 LV। LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज। तो बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वो हमेशा क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो अपना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। ठीक, सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सो बोल रहा है कि करेंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन पास्ड फॉर 5 आवर्स थ्रू ए मोल्टेन सॉल्ट डिपॉजिट 22.2 ग्राम ऑफ मेटल, और मेटल का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 177। तो पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम फैराडे लॉ से हम लोग हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपना Q इक्वल टू में क्या हो जाएगा, W/m इंटू में N और इंटू में फैराडे कांस्टेंट F। W क्या है, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, M क्या है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, N क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और F क्या है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट, और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू में होता है I इंटू में T। I क्या है, करेंट, और T क्या है, टाइम टेकन। सो यहाँ पर
करंट कितना है 2 एम्पियर है, और टाइम यहाँ पर 5 आवर्स। तो 5 आवर्स को हम लोग को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 36,000 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो क्यू का वैल्यू कितना आ गया 36,000, मास कितना है 22.2, और एटॉमिक मास कितना है 177, और एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96,500। ठीक है, ये एफ का वैल्यू होता है फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, सो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सो तो यहां से निकल के अपना एन का वैल्यू आता है +3। ठीक है, सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या होता है K = में A e⁻⁻RT। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या है रेट कांस्टेंट, अपना ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और K क्या है रेट कांस्टेंट है। और ध्यान रखना है कि जो अपना रेट कांस्टेंट होता है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ध्यान रखिएगा जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। एक्टिवेशन एनर्जी के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी मे बी ग्रेटर देन द हीट ऑफ रिएक्शन। तो जो अपना एक्टिवेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन हो सकता है किससे, हीट ऑफ रिएक्शन से, मेनली फॉर जनरली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं जिसमें डेल्टा एच क्या होता है पॉजिटिव होता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो अगर आप देखेंगे ग्राफ में, सो वहाँ पे क्या होता है आप पढ़े होंगे कि अपना केमिकल काइनेटिक्स में कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो हमेशा थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होता है कम होता है। अगला क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। बट यहाँ पे अभी हम लोग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो सी वाला जो बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या बोल रहा है कि 5% W/V सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विथ 1% W/V सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। सो पूछ रहा है कि देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए कितना होगा। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन कैसा है आइसोटोनिक है। सॉल्यूशन कैसा है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है किसके साथ, कंपाउंड ए के साथ। ठीक, सो ऐसे आइसोटोनिक में क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दोनों सॉल्यूशन का वो क्या होता है इक्वल होता है, और यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। सो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पहला जो सॉल्यूशन है अपना सुक्रोज का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि गिवन मास ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सुक्रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सुक्रोज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ कंपाउंड ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको रख देते हैं। सो गिवन मास कितना है 5 ग्राम है सुक्रोज का, और मोलर मास कितना होगा, यहाँ पर मोलर मास की बात करें सो अपना 342 होता है। सुक्रोज का जो मोलर मास होता है कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 342, और यहाँ पर WA, यहाँ पर WA कितना है 1%। यहाँ पर देखिए 1% W/V दिया हुआ है, तो 1 ग्राम है अपना कंपाउंड ए। मोलर मास निकालना है हमको MA। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे MA इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपना 342 डिवाइड बाई 5। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना निकल के आता है 68.4 ग्राम। सो ये हो जाएगा अपना मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, सो इस तरीके से अपना बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाय द ट्रांजिशन
मेटल आयन विथ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसमें से किसमें सबसे ज़्यादा हमको सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा है। तो पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर अपना, यहाँ पर 1 2 केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। और वहीं पर अगर अगले वाले में चेक करें 1 2 3 4 5, सो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सो यहाँ पर केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर केवल कितने होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बी वाले में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा बी वाले में देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, किसमें 3d5 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्योर वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड एट 359 केल्विन। सो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एजियोट्रॉप बनाते हैं। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 393.5 केल्विन। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो मिक्सर होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जो सॉल्यूशन होगा अपना मिक्सर होगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक, सो पूछ रहा है कि ऑन डिस्टिलेशन द एजियोट्रॉपिक मिक्सर। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमको बताना है। ओके, तो पहला बोल रहा है कि प्योर नाइट्रिक एसिड विल डिस्टिल्ड ओवर फर्स्ट। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अपना एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करता है विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉईल करता रहता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि प्योर वाटर डिस्टिल्ड ओवर फर्स्ट, ये भी नहीं होगा। वन ऑफ देम विल डिस्टिल्ड ओवर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, ये भी नहीं होगा। बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम विल डिस्टिल्ड ओवर इन द सेम कंपोजिशन एज दे आर इन द मिक्सर। ठीक है, सो जिस मिक्सर में होंगे, जिस कंपोजिशन में होंगे, वहां पर उसी कंपोजिशन में ये बॉईल करते रहेंगे, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। सो डी वाला जो ऑप्शन होगा अपना ये करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 1 मोलर टू 0.25 मोलर इन 20 मिनट। सो पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी कितना होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू कितना होता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे। K इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। सो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मिनट, और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 और आफ्टर टाइम t कितना हो गया, 0.25 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2.303 डिवाइड बाई 20 और ये हो जाएगा लॉग, इसको सॉल्व करेंगे ये 4 आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 20 इंटू में 2 log 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू में log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 0.06931 पर मिनट। सो ये अपना रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से अपना डी वाला जो ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का, उसके लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा। तो बोल रहा है कि मोर NaCl ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा,
क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा ना कि बढ़ेगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। सो मोर वाटर एडेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा बोल रहा है कि ग्लूकोज ऐड करने से, तो बोला है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ऐड करेंगे तो वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। और अगर आप सॉल्यूट को ज्यादा से ज्यादा ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगला बोल रहा है कि 10 मोलल KI इज एडेड, तो अगर 10 मोलल KI ऐड कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, सॉल्यूट अगर आप ऐड करोगे तो वहां पर वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पर भी वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। सो बी वाले में क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा आप वाटर ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ पर हमको लिस्ट 1 में दिया हुआ है एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एसिटिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उसके फार्मूले दिए हुए हैं। तो एसिडिक बफर का फार्मूला क्या होता है, एसिडिक बफर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर अपना pH इक्वल टू में pK प्लस में लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो ये अपना ए हो जाएगा। और वहीं पर बेसिक बफर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, POH इक्वल टू में PKB प्लस में लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बे, तो ये बी से मैच हो जाएगा, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं pH इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट में PKW माइनस में PKB माइनस में log C, सो ये अपना C मैच हो जाएगा, ठीक। और वहीं पर बेसिक सॉल्ट के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं pH इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट में PKW प्लस में PK प्लस में log C, तो ये मैच हो जाएगा D से, ओके। सो मैच कर लिए, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड मोलर मास 120 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, क्या होता है फार्मूला, एन इक्वल टू में मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास 120, और एम्पिरिकल फार्मूला मास के क्या होगा CH2O का, ये कैलकुलेट करेंगे 30 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और वहीं पर जो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला बेस एन में, ठीक, यहाँ पे एन हो जाएगा, सो सबस्क्रिप्ट में एन होगा, और यहाँ पे अपना एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O, तो एन का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो ये अपना आ जाएगा C4H8O4, ठीक। सो यहाँ पर कौन सा फार्मूला हो जाएगा, C4H8O4, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 10% W/V सोल्यूशन विल बी। सो यहाँ पर 10% W/V सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं अपना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम में रहेगा ये, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू में 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ml में रहेगा,
तो वेट अपना दिया हुआ है कितना है 10 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं इधर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। सो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कितना होता है, मोलर मास या मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 के लिए 2 होगा। H2SO4 का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 49। ठीक, सो इक्विवेलेंट वेट रख दीजिए 49 इंटू में 1000 और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लगभग में अपना वैल्यू आता है ये 2, इसको कैलकुलेट करने के बाद। सो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोले तो जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कप्पा, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू इक्वल होगा किस कंडीशन पे। तो ध्यान रखना है कि जब वॉल्यूम को हम 1 सेंटीमीटर, जब वॉल्यूम हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर अपना जो कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा के इक्वल होता है। वहीं पर जब इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग लेते हैं वो 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, सो ऐसे केस में जो अपना कप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फॉर 1 cc ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो इस केस में क्या होता है, जो अपना कंडक्टेंस होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तीनों वैल्यू क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो चार्ज बाई मास का रेशियो जिसमें सबसे ज्यादा होगा, ये रेशियो जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करेंगे, सो हम लोग स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे इसके लिए। सो इसके लिए अगर हम लोग स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू निकालते हैं रेशियो, तो चार्ज कितना है 4 और यहाँ पे इसका मास कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, सो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकल के आता है, दैट इज 0.143। ठीक है, सो लास्ट वाले के लिए जो चार्ज बाय मास का रेशियो आता है सबसे हाईएस्ट होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होगा, डी वाले में। ओके, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल का रिफाइनिंग होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। सो यूजिंग इम्प्योर मेटल एज ए एनोड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिफाइनिंग। तो पहला बोल रहा है कि प्योर मेटल गेट डिपोजिटेड ऑन द एनोड while the impure get deposited on the कैथोड। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। दूसरा बोल रहा है कि प्योर मेटल गेट डिपोजिटेड ऑन द कैथोड while the impurities get deposited on the एनोड। सो अपना ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगला बोल रहा है कि प्योर मेटल्स गेट डिपोजिटेड ऑन कैथोड। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं उसमें एनोड और कैथोड यूज करते हैं, तो जो अपना प्योर मेटल्स होता है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है, ऑन कैथोड while the insoluble impurities collect as the एनोड मड। और वहीं पर जो अपना इम्प्योरिटीज होता है वो एज ए एनोड कलेक्ट होता है उसके बॉटम में। ठीक है, while impurities collect as a एनोड मड। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि ए लिक्विड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग 10 मोल्स ऑफ पी एंड 20 मोल्स ऑफ क्यू at a temperature where the vapor pressure of the pure liquid P and Q are 90 and 87 mm of
Hg रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि पॉसिबल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। सो यहाँ पे हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ P इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ P, मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ Q इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। सो यहाँ पर अपना वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना है ये 90 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ P कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 20, ठीक। और वहीं पर वेपर प्रेशर ऑफ Q का दिया हुआ है कितना है 87 इंटू में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, Q का, ठीक। सो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपना वैल्यू फाइनल निकल के आता है 88 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये होता है अपना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। सो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फॉर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के लिए उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम में कितने होंगे 2 और वही हीलियम में 1 हो जाएगा। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 और पोटेशियम में कितने होंगे 19। क्लोरीन में कितने होंगे यहाँ पर 18 और आर्गन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। सो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें हमको सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट वाला। तो HI जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। CCl4 बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल सही बात है। CCl4 में हाइब्रिडेशन जो होता है सेंट्रल एटम का वो क्या होता है sp3 होता है। sp3 है, कोई बॉन्ड इसमें 3 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लोन पेयर होते हैं। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा ज्योमेट्री। और वहीं पे H2 की बात करें तो ये लीनियर होता है, जो H2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, नॉट बेंट, ठीक है। सो इस तरीके से सी वाला इनकरेक्टली मैच है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे CO2 जो होता है ये अपना क्या होता है, लीनियर होता है। इस तरीके से जो अपना CO2 होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो सी वाला इनकरेक्टली मैच है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी ऑब्टेन इन केस ऑफ। तो इसमें किस वाले केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर -3 होगा। तो पहले वाले में बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का x मान लीजिए और हाइड्रोजन 3 है, तो कितना हो जाएगा +3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, कितना आ जाएगा -3। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, तो 3x + 1 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। और वहीं पे इसमें बात करें तो नाइट्रोजन का x मान लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज इक्वल टू में 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। और वहीं पे इसमें बात करें तो नाइट्रोजन को x मान लेंगे तो 2x -2 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होगा, तो -1 केवल अमोनिया वाले में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 में जो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। तो ये जो कार्बन होता है अपना +4, सिलिकॉन भी +4 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। वहीं पर जर्मेनियम, टिन और जो लेड होते हैं ये +4 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। सो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं अपने एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +4। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। सो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल मॉलिक्यूल का मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोल्स कितने आ जाएंगे, सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया और अपना एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻23, ये आ जाएगा अपना
मोल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो यहाँ पे निकालना है हमको मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, तो मोल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो निकल के आ जाएगा अपना मास। सो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू में 10 के पावर -23 ग्राम। ठीक, सो इस तरीके से अपना ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिलेशन बताना है। तो एक काम करते हैं, बामर सीरीज के लिए अगर मैं बात करूं, बामर सीरीज के लिए आपका बाल्मर सीरीज के लिए जो N1 होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और N2 कितना हो जाएगा, N। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग। सो वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू क्या होगा, रिक्बर्ट कांस्टेंट R 1/N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर। सो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे R1 कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 कितना है, N का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये अपना N1 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4N1 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सो आ जाएगा R, और ये अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू में a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस में n प्लस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कीजिए, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो वेव नंबर ये अपना आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। तो ध्यान रखना है कि ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में जिरकोनियम और हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, सेम रेडियस। तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि द करेक्ट फार्मूला ऑफ बोरेक्स क्या होगा, बोरेक्स का करेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बोरेक्स का करेक्ट फार्मूला होता है वो होता है अपना Na2 ब्रैकेट में B4O5 एंड OH4 इंटू में 4 8H2O। ठीक, सो ये अपना करेक्ट फार्मूला होता है किसका, बोरेक्स का, Na2 B4O5 एंड OH का 4 इंटू में 8H2O। सो ये अपना फार्मूला हो जाएगा बोरेक्स का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, ओके, बाय बाय, टेक केयर।